हालात रोज़ा में इंसान की क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ जाती है। आमतौर पर यह महसूस किया जाता है कि रोज़े की वजह से रोज़े की हालत में इंसान कमज़ोर होता है। कोरोना वायरस का रोज़ेदार पर असर होने के इम्कानात बहुत कम है। INN से खुसूसी बातचीत करते हुए प्रोफेसर डॉक्टर एहसन फारूकी, सदर शोबे मुआलजात निज़ामिया पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ने यह बात कही। इस वक्त हिंदुस्तान में कोरोना की यानी कोविड-19 की दूसरी लहर का आगाज़ हो चुका है। दूसरी लहर मुल्क के दीगर कई रियासतों में अपने उरूज पर है, खुसूसन महाराष्ट्र। तो लाजमी है इसका असर हमारी अपनी रियासत की आवाम पर भी पड़ सकता है। तो इस सिलसिले में हम डॉक्टर प्रोफेसर एहसन फारूकी साहब से बात करते हैं कि इस कोरोना के वबा से जो आने वाली दूसरी लहर है, इससे मुकाबला करने के लिए हमको क्या करना चाहिए। एहसन फारूकी साहब, INN चैनल में आपका खैर मकदम है। फारूकी साहब, ये बोलिए, अब जो है कोरोना के दूसरी लहर महाराष्ट्र में तो बहुत ज़्यादा उरूज पे और कई रियासतों में, हमारी रियासत में भी हर रोज़ इसके केसेस में इजाफा हो रहा है। तो ऐसी सूरत में इससे महफूज रहने के लिए हमको क्या करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर मोहम्मद एहसन फारूकी, प्रोफेसर PG डिपार्टमेंट ऑफ मुआलजात, चारमीनार हॉस्पिटल, गवर्नमेंट निज़ामिया तिब्बी कॉलेज, आपके सामने मुखातिब हूँ। सबसे अहम मौजू आज का ये जो दूसरी लहर चल रही है कोरोना की, ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती है, इसलिए कि अवाम में इसका जो खौफ था, जो कोरोना का पिछले साल का, वो खौफ तकरीबन जाता रहा। इसलिए कि मतलब कि और उसके मोमेंट जो है, बाज़ार में जो हरकत है, मोमेंट है, बाज़ार में निकलना, एक्सपोज होना, उसकी वजह से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा चांसेस पैदा हो गए कंटैक्ट के, और कंटैक्ट होने की वजह से बहुत तेज़ी से ये दूसरी सेकंड फेज़ में आ चुका है। और एक बात ज़रूरी ख्याल रखें, मतलब कि ऐसे केसेस, ऐसे पेशेंट्स जिनको डायबिटीज़ हो, जिनको हार्ट डिसीज़ हो, जो 60 ईयर्स के से ज़्यादा हों, ऐसे केसेस आसानी से मुतासिर हो रहे हैं। और इसलिए मुतासिर हो रहे हैं कि इनकी अपनी बॉडी की जो क़ुव्वत मनाअत होती है, जिसको इम्यूनिटी कहा जाता है, वो बहुत कम होती है। जो पोस्ट ट्यूबरक्लोस केसेस होते हैं, जिसको TB हो चुका होता है, जिसको पैरालिसिस हो चुका होता है, जो शुगर की मरीज़ में मुब्तला है, जो BP के मर्ज़ में मुब्तला है, ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा आसानी से एक्सपोज हो जाते हैं। और इनके फैटलिटीज़ के माने ये है कि इनकी अमवात बहुत ज़्यादा सुनने में आ रही है। और आने वाले दिन बहुत ही ज़्यादा बहुत अहम रहेंगे, इसलिए कि अगर हम ऐसे ही फ्री एक्सपोज होते रहें, आप देखिए शादी ब्याह के मामला देखिए, आप देखिए मार्केट के मामला देखिए कि ज़्यादातर मतलब कि 60 ईयर्स के ज़्यादा के लोग जो रहते हैं वो ज़्यादा एक्सपोज हो रहे हैं। तो उसके लिए हमारे को जो है आवाम को आम तौर पे क्या करना चाहिए, कैसा उससे जो है मुकाबला किया जा सकता है। मैं मतलब कि इस प्लेटफॉर्म से मैं एक बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये करना चाहता हूँ कि जो आदमी बाहर एक्सपोज हो रहा है, उसके लिए ज़रूरी है मतलब कि वो कम से कम फेस मास्क लगाएं। और दूसरी चीज़ ये है कि मतलब कि अपनी क़ुव्वत मनाअत के लिए और अपनी शुगर को कंट्रोल में रखें, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें, रेगुलर उसको फॉलोअप चेकअप होता रहे। और तीसरी चीज़, सबसे अहम बात जो है मतलब कि अपने जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, जो नाक से शुरू होकर यहाँ के हलक तक रहता है, बीच में टॉन्सिल्स भी आते हैं, फॉसिस भी आ जाते हैं, नाक की बुखाती भी आ जाती है। तो ये ट्रैक है जिसके हमने को ये वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। और लंग्स के अंदर पैचेस आ जाते हैं, ग्लास ओपेसिटी आ जाती है, और ये ग्लास ओपेसिटी आने की वजह से लंग्स चिपक जाते हैं, जिनकी वजह से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है। हमारा जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन 97 के ऊपर होना चाहिए, और हमारा जो पल्स रेट है, जो नब्ज़ की जो रफ्तार है, वो 72 या मैक्सिमम हद से ज़्यादा भी अगर रहती है तो 80 तक होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो केसेस जो मुब्तला हो रहे हैं, उनके पल्स रेट 100 से ऊपर जा रही है, 120, 130, 140। कल की बात है, मतलब कि कल एक पेशेंट का, बहुत ही यंग एज पेशेंट, जो कि सिर्फ 22 साल का पेशेंट है, और उसका एक पल्स रेट 138 आया। तो लोगों को पता नहीं है कि मतलब कि पल्स रेट क्या होती है, लोगों को पता नहीं है कि मतलब ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है। एक MBBS डॉक्टर का एक अपनी वालदा के केस मैं कल देखा, तो उनका जो कॉन्सेंट्रेशन है 62% है। और अनफॉर्चुनेटली मतलब कि वी आर नॉट अवेयर कि क्या हो रहा है, और ये बग़ैर किसी अलामत के लोग परेशान हो रहे हैं। मतलब कि RT-PCR जो चेक किया जा रहा है, टेस्ट किया जा रहा है, उसमें बाज़ केसेस नेगेटिव आ रहे हैं लेकिन अलामत हैं, और बाज़ अलामत है लेकिन टेस्ट क्या है मतलब कि नेगेटिव आ रहा है।
और दूसरी चीज़ ये कि टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है लेकिन अलामात नहीं है। तो इन तमाम केसेस में पहली चीज़ ये है, मैं आवाम को इस बात से मैं मुतनब्बा करना चाह रहा हूँ कि मतलब कि पहली चीज़ ये है कि जहाँ जहाँ फ्री हमें टेस्ट की फैसिलिटी गवर्नमेंट ने मुहैया कर रखी है, जैसे निज़ाम जनरल हॉस्पिटल है, यहाँ पर हम बस दोनों चीज़ें मुहैया की गई हैं और हुकूमत की तरफ से टोटली फ्री मुहैया की गई हैं। आप अपना आधार कार्ड ला लें, अपना सेल फ़ोन ला लें, आपका एक टिन नंबर आ जाता है, उसके ऊपर आपका नाम नंबर आ जाता है, आप टेस्ट करवा लें, अब बाद 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी रिपोर्ट आ जाती है। और दूसरी चीज़ है, यहाँ वैक्सीनेशन सेंटर भी रखा गया है, अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट की तरफ से टोटल फ्री वैक्सीनेशन सेंटर रखा गया है, आप वैक्सीन भी ले सकते हैं। और ये चीज़ ज़रूरी है कि मतलब कि आप अपने जो जैसे बुखार है, अगर अनकंट्रोल्ड फीवर है, 5-6 दिन से बुखार है, तो यकीनी तौर पे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ रहेगा, थोड़ा सा दम चढ़ कर आएगा, हल्का सा दम भी चढ़ कर आए तो आप यकीन करीबी दवाखाने में जाकर RT-PCR पहले करवा लें और दूसरी CT टेस्ट करवा लें, उससे आपको पता चल जाएगा। और अपनी फिंगर से अपने मतलब के मशीन के ज़रिए आप अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल और पल्स रेट, मतलब कि पल्स ऑक्सीमीटर जिसे कहते हैं, वो उससे पल्स रेट भी मालूम हो जाता है और ऑक्सीजन सैचुरेशन भी पता चल जाता है। ये तो आप बता दिया। अब इम्यूनिटी सिस्टम उसको मजबूत कैसा किया जाए? देखिए, जब अब अल्हम्दुलिल्लाह हम चारमीनार हॉस्पिटल से बात कर रहे हैं तो हम ऑब्वियसली यूनानी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। यूनानी सिस्टम हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बेहतरीन दवाएं यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे मैं एक छोटी सी दवा जवारिस जालिनूस के बारे में बताता हूँ। जवारिस जालिनूस अपने इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। माजुन फ़लासफ़ा के बारे में बताता हूँ। माजुन फ़लासफ़ा इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। ख़मीर आबरेशम हकीम अरशद वाला के बारे में बताता हूँ। ये हमारे हार्ट के लिए, लंग्स के लिए बेहतरीन दवा है, मतलब कि। और तिरियाक़ अरबा, तिरियाक़ के माने के डिटॉक्स करने वाले, एंटी टॉक्सिन के लिए तिरियाक़ अरबा बहुत ही है। ख़मीर और मतलब कि अमलतास है, मतलब कि लौक़ अमलतास है। लौक़ अमलतास ये लंग्स के लिए, बलगम छाटने के लिए बहुत ही बेहतरीन दवा है। कुनकुने पानी में सबसे बेहतरीन दवा जो कि आसानी से आप ख़ुद घर में बना सकते हैं। मैं आपको कह रहा हूँ कि आप ख़ुद घर में बना सकते हैं और उसका इस्तेमाल अगर करना शुरू कर दोगे तो बेहतरीन तरीके से फ़ायदा होगा। वो है तिरियाक़ आज़म, उसके अर्क़ अजीब भी कहते हैं। उसके अंदर 3 दवाएं होती हैं, सत्ते अजवाइन, सत्ते पुदीना और काफूर। हम वज़न ले लें, क्रिस्टल की शक्ल में होती है, मोटा मोटा कूट लें, कांची ग्लास में डाल लें और थोड़ा शेक करके धूप में रख दें। 10-15 मिनट के अंदर ये जो क्रिस्टल्स है टोटली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं और इसको छोटी सी ड्रॉपर शीशी में डाल लें और अपने डिकॉक्शन के ज़रिए या कुनकुने पानी में आप ओरली भी पी सकते हैं, नाक के ज़रिए भी इनहेलेशन कर सकते हैं, स्टीम ले सकते हैं। उसका इतना शानदार रिजल्ट है कि जो स्टीम अंदर जाती है वो 100 डिग्री के ऊपर जाती है और उसकी वजह से लंग्स के जो एल्वोलाई पिचक जाते हैं वो खुल जाते हैं और बेहतरीन दवा है। फ़ी ज़माना बहुत ही सस्ती दवा, बहुत ही अच्छी दवा। और दूसरी है कि नाक की जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं उसमें जैतून का तेल अपनी उंगली से नाक के अंदर लगा लें, 1 मरतबा सुबह में लगा लें ना। आप और एक चीज़ ये है कि मतलब कि आप गर्म पानी से नाक साफ़ कर लें और ऑब्वियसली मतलब बीइंग ए मुस्लिम हम लोग दिन में 5 मरतबा वज़ू करते हैं, नाक में पानी डालते हैं। और उसके अलावा जो जैतून का तेल है बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। जैतून का तेल पिया भी जा सकता है, नाक के लगाया भी जा सकता है और बहुत से केसेस को हमने अल्हम्दुलिल्लाह जैतून के सिंगल तेल से और ये अर्क़ अजीब जो मैंने कहा है, जिसे तिरियाक़ आज़म भी कहते हैं, इससे हमने कोविड पॉजिटिव केसेस नेगेटिव भी किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, इसके कोई आपके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं क्या? ऑब्वियसली एक भी पैसा की साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और ये जो दवा है कुनकुने पानी में डिकॉशन में, हम जो डिकॉशन पीते हैं, चाय का डिकॉशन पीते हैं, उसमें 2 खतरे डाल के पिया जा सकता है। स्टीमर जो मिलता है, स्टीमर के अंदर पानी में डालकर उसको स्टीम ले सकते हैं, भाप ले सकते हैं। इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ना हलक में जलन होती है और बेहतरीन ब्रोंकोडायलेटर है। और ये जो लंग्स के अंदर जो मतलब लंग्स पिचक जाते हैं, ये बेहतरीन ब्रोंकोडायलेटर है अल्हम्दुलिल्लाह। फारूक साहब बताइए, ये वबा का जो दौर दूसरा चला और अब हमारे सामने रमज़ान है 15 दिन के बाद, तो इन हालात में रोज़े वगैरह इस सूरत में अगर ऐसा कुछ अटैक हुआ है तो उसके लिए क्या एहतियात, कैसा करना चाहिए? सबसे पहली चीज़ ये है कि मतलब कि रोज़े की हालत में अटैक ऑलमोस्ट नामुमकिन है, इसलिए कि मतलब कि फास्टिंग के अंदर हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। लोगों का एक छोटा सा ख्याल जो कि तख़य्युल कैसे कह सकते हैं, ख्याल कह सकते हैं, सोच कह सकते हैं, और वो ये है कि मतलब कि रोज़े में इम्यून सिस्टम ख़त्म हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। इट्स नॉट द राइट थिंग। इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनता है। एक चीज़ ये है कि मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर जो फैगोसाइट्स होते हैं, जिसको मतलब कि डिफेंस सेल्स कहते हैं, जो किल करते हैं, ये क्या करते हैं, रोज़े की सूरत में एक्टिव हो जाते हैं।
और ये क्या करते हैं, वायरसेस को और बैक्टीरिया को किल करते हैं। आप किसी भी पेशेंट में आप रोज़े की सूरत में देख लीजिए, मतलब कि कोई भी इन्फेक्शन रोज़े की हालत में नहीं होता, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या कुछ भी हो। लेकिन एक चीज़ एहतियात ज़रूरी है कि हम ये नहीं कह सकते कि रोज़ा रहने के बाद हम मार्केट में फ्री घूमेंगे, बग़ैर किसी कवरिंग के, बग़ैर किसी एहतियात के फिरेंगे। और ये जो बैक्टीरिया, ये जो वायरस है, ये मतलब एयरबॉर्न इन्फेक्शंस हैं, और जिसकी आपने अब सरफेसेस के ऊपर टिकता है, और अपना हाथ को अपन बराबर वॉश करें। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मतलब कि मुसलमान दिन में 5 मरतबा वज़ू करता है, तो ऑब्वियसली वो क्लीन रहता है, तो वो अपनी सफाई का एहतियात करें, डिस्टेंस थोड़ा सा मेंटेन करें। और ऐसे केसेस में जहाँ पर पेशेंट को घर में किसी को बुखार है और वायरल इन्फेक्शन की वजह से बुखार आ रहा है, और एक रूम के अंदर हम लोग वेरी अनफॉर्चुनेट टू से कि एक रूम में 5-5, 6-6 लोग रहते हैं, एक आदमी को अगर बुखार आ जाए, कल इत्तेफाक से एक करीबी अजीज़ के पास जाना हुआ, एक ही घर में 5 लोग बेड पे पड़े हुए हैं और एक को तेज़ बुखार है। अब अंदाज़ा कर लेंगे मतलब कि वो 5-4 लोग जो बचे हुए हैं तो उनको भी बुखार आएगा। तो एग्जॉस्ट मतलब कि घर में एग्जॉस्ट का ख्याल रखें कि एयर मतलब साफ़ सुथरी हो, विंडोज़ अपने खुले हुए हों, और हम खुद साफ़ सुथरे रहें, हाइजीनिक रहें। तो ये सारी चीज़ें मतलब कि अपनी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती हैं। फारूक साहब, ये मास्क जो लगाया जा रहा है और लगाओ बोल के, इसकी अहमियत क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं? एक चीज़ ये है कि मतलब कि मास्क मतलब कि हम जितने मतलब कि N95 के नाम से जो मास्क मिलता है, जो कि मतलब कि अप्रूव्ड है गवर्नमेंट WHO की तरफ से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, उससे क्या है मतलब कि फ़िल्टर्स होते हैं, एयर फ़िल्टर्स भी होते हैं। अब आसानी से हम कंटैक्ट में नहीं आते। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं अगर इन्फेक्टेड हूँ तो मैं एक दूसरे को इन्फेक्शन नहीं फैला सकता हूँ, अगर दूसरा इन्फेक्टेड है तो उसके वायरसेस हमारे पास नहीं आ सकते। एहतियात होती है, एयर फ़िल्टर होता है, लेकिन आप उस बात से मतलब कि कोई दो राय नहीं है कि हमारी जो नाक की ग़िशाए मुखाती होती है, और ग़िशाए मुखाती के अंदर हेयर फॉलिकल्स होते हैं, वो बेहतरीन फ़िल्टर है। लेकिन हम चूँकि बिल्कुल अगर किसी कोई मतलब कि वायरल इन्फेक्शन, वायरल लोड बहुत ज़्यादा हो जाए तो ऑब्वियसली वो एयर हमारे अंदर आएगी और उसके ज़रिए हम अंदर जाएगी, तो ये इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं। अगर मास्क लगाया जाए तो बहुत बेहतर बात है। और अगर किसी बंदे को मतलब सांस की तकलीफ़ है तो मास्क लगाने के बाद सांस की तकलीफ़ बढ़ सकती है, ये भी एहतियात ज़रूरी है। फारूक साहब, INN चैनल से बात करने के लिए शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।